बंद कर दो। ये सबकी जिम्मेवारी है कि जो एंड में आए वो दरवाजा बंद करके आए। बस बेटे ऐसे साइलेंटली बंद करते हैं दरवाजा। ये कुछ जंगली इंसान तो धैड़। चलो प्यारे जवानों, रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आपको एक दो छोटी मोटी बात है जो बता दूं, वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। अक्सर आप लोगों के साथ एग्जाम के आसपास वाले दिनों में क्या होता है, स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर, मोस्टली अभी तो स्कूल में है सब लोग ना, नींद आती है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अपने फिजिक्स वेव में सुनो, अपने फिजिक्स वेव में क्या चल रहा है और आपकी स्कूल में क्या चल रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मोस्टली इस बात की संभावना है। बेटे आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं बताऊं, हमारे सिलेबस में 4 यूनिट हैं, ठीक। अभी अभी एक यूनिट तो रिसेंटली पूरी करी थी आप लोगों ने, EMI और AC वाली। आप कोशिश करिए कि उस यूनिट में यदि कहीं छोटा मोटा कोई डाउट रह गया है तो उसको आप जल्द ही निपटा दें। और बाकी की जो 3 यूनिट बची हैं, आप अपने स्कूल में एग्जाम भी चलेंगे, अलग अलग तरह के छोटे मोटे क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और फिर फाइनली प्री बोर्ड। लगभग प्री बोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा 20 तारीख के आसपास होगा, 21-22 को, 50 तारीख को। फिजिक्स के प्री बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। लगभग फिजिक्स का जो प्री बोर्ड है मोस्टली आपका 22, 23, 24 ऐसे मिलेगा, मोस्टली ऐसे मिलेगा। हम मान लेते हैं कि आपका प्री बोर्ड 20-22 तारीख के आसपास का है, तो कुल मिलाकर आपके पास 10 दिन है। बेटे आप में से हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को इन बातों से मदद मिल जाए, इसलिए आप लोग बात ध्यान से सुनिए। बेटे ऐसा है, इधर आ जाओ, वो चेयर उठाओ, वो रही सामने। वाह शक्तिमान वाह, देख रहे हो साइड से जाके नहीं उठा सकते, यहीं से उठाने की कोशिश हो रही है। बस बेटे बस, बचा हो गया, बस बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो बेटे हो सकता है किसी आपके दोस्त को मदद मिल जाए। भावेश ध्यान से सुन, आप अपना टारगेट ये बनाइए प्लीज, मैं आपको यहां पर रिवाइज कराऊंगा ही, और उस रिवीजन के साथ साथ यदि आप चलते हैं बहुत अच्छा है, उसके साथ आप नहीं चल सकते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में कुछ और चल रहा है तो आप क्लास में आ जाते हैं, आप सुन लेते हैं मेरी बातें, लेकिन घर जाकर आप नहीं कर पाते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर तो आप आइए भी मत, फिर तो सीरियसली कह रहा हूं मैं, क्योंकि इससे आपका समय खराब हो रहा है। आप 1 घंटे आ रहे हैं और आधे घंटे आने जाने का समय मान ले हम, तो 1.5 घंटे का समय आपका खराब हो रहा है, यूज नहीं हो रहा। हाँ यही काम आप क्या करते हैं, जैसे आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे। आज आप घर जाके जितना मैं आपको कराऊंगा उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं। ऐसा हो सकता है कि कोई कहेगा जी मैंने तो बना रखे हैं, ऐसे बहुत लोग कहेंगे, हालांकि बना भी रखे होंगे और यह भी संभावना है कि कहीं से चेप रखे हों, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनवाए थे शॉर्ट नोट्स तो उस समय खुद नहीं बनाए हो, किसी से चेप लिए हूं, क्योंकि 1 नंबर के चेपू टाइप तो है ही। तो बेटे आपको इसका पूरा फायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो पहले आपने बनाए थे उनमें ही आप थोड़ा इनोवेशन कर लीजिए, उनको ही दोबारा से लिख लीजिए। बेटर तो ये रहेगा कि आप अपने लॉन्ग नोट्स जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको दोबारा से पढ़िए, मैं जो टॉपिक कराऊंगा वो दोबारा से उसमें से पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। साथ साथ खुद बनाए हुए शॉर्ट नोट्स से हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट मत देखिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या, कि कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, तो आज तो अब मैं जी शाम के 7 बज चुके हैं और अब तो एक ही ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश पढ़ूं, क्योंकि अंग्रेजी में नंबर कल वाले टेस्ट में आने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है बेटे। लेकिन यदि आज आप जाके सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे और कल आप आ जाएंगे बिना पढ़े फिजिक्स, तो आप ये मान के चलिए कि आप फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं लैग करेंगे, जितना पोटेंशियल है उतना नहीं कर पाएंगे।
तो जी क्या तरीका है? तरीका ये है बेटे कि आप अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करिए, थोड़ा अपने आप को अनुशासन में रखिए। और आपको क्या करना चाहिए कि आप घर गए, घर जाने के बाद हो सकता है आपको 1 घंटे फिजिक्स पढ़ने का समय ना हो, मानता हूं मैं नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो आपके लॉन्ग नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स में से आप जरूर उस टॉपिक को एटलीस्ट पूरा पढ़िए जितना आज तक कवर किया। आगे वाला नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं है, जितना यहां तक हो उतना जरूर कवर करिए। आप हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स ना बना पाओ, कोई बात नहीं, आप उसी में हाईलाइट कर लीजिए। साथ में जो शॉर्ट नोट्स पुराने बने हुए उनको रख लीजिए, कोई बात नहीं। समय की कमी है तो आप ऐसे कर लीजिए, उसी में हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप खुद बनाइए शॉर्ट नोट्स, वो बहुत फायदा देंगे आपको। आप यदि आज इंग्लिश के पेपर के चक्कर में फिजिक्स नहीं पढ़ी, कल छोड़ के परसों आपका मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, तो कल एक दिन में कौन सा तीर मार लोगे? परसों क्योंकि फिर केमिस्ट्री का है तो कल शाम को फिर वही चर्चा शुरू हो जाएगी, है ना। या एक दिन छोड़ के किसी बायो का पेपर है या मैथ का पेपर है तो अगले दिन वही, या हो सकता है फिजिक्स का पेपर हो, तो आप फिजिक्स के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ाया उसको ढंग से ना करने की बजाय आप सारा ऊपर ऊपर से देख रहे हो, तो उससे आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट का मतलब जो आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है, जो आपका अगले दिन का एग्जाम है, यूटी जो है इंटरनल एग्जाम है, वो उसमें आपके नंबर मान लो आने चाहिए थे 10, आ जाएंगे 11, ये 12, बस बस, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसा लगा? बहुत बुरा लगा ना? हाँ, तुम सोच रहे थे कि मैं कहूंगा कि आने चाहिए थे 30 तो आ जाएंगे 31 ना, क्योंकि आने चाहिए थे 30 वो उसी के आने चाहिए थे जिसने रेगुलर मेहनत करी है। ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकते हैं हम, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इसके विपरीत है। आपको यदि नंबर फाइनल में अच्छे चाहिए, कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है आप 10 दिन नॉन स्टॉप, 10 डेज नॉन स्टॉप टारगेट ले लीजिए। 10 दिन टारगेट 10 दिन का लीजिए। जितना मैं आपको यहां पर क्लास में कराऊंगा वो घर जाकर ढंग से समझेंगे, मेरी गारंटी आपके नंबर कटेंगे। तो फिर सच कह रहा हूं, नंबर नहीं कटेंगे यदि समझोगे ढंग से तो, और एक एक चीज रिवाइज भी हो जाएगी। और इन 10 दिनों में आप मोस्टली चीजें रिवाइज कर पाओगे, और उसके बाद आप ये पाओगे कि यार अब ना थोड़ा जाके कॉन्फिडेंस हमारा अप हुआ है। अब इन शॉर्ट टर्म एग्जाम से फंस गए ना तुम लोग, तो क्या होगा पता है आपको? कल अंग्रेजी के चक्कर में आज फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, फिर एक दिन अगले दिन मान लो केमिस्ट्री का बायो का, उसके चक्कर में नहीं पढ़ोगे, कुल मिलाकर 6-7 दिन निकाल दोगे। फिर आप 2-3 दिन 4 दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो। एक तो 10 दिन तक आप रेगुलर पढ़ रहे हो, एक 4 दिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो जो 10 दिन में सीखोगे डेफिनेट सी बात हो 4 दिन से तो ज्यादा ही होगा, 4 दिन से तो ज्यादा ही होगा। तो अपना जो बाकी का समय है ना, जहां पर भी आप कटौती कर सकते हो वो कटौती करिए। जैसे कि आप मान लो जल्दी आ जाते हैं, 5:30 का टाइम अपना, आप 5:20 पे पहुंच जाते हैं, 5:10 पे पहुंच जाते हैं, तो मत पहुंचो। आप घर से उस हिसाब से चलो कि आप 5:30 पे पहुंचो या 5:28 पे पहुंचो। घर पे बैठ के पढ़ाई करो, या यहां पहुंच गए हो पहले, अच्छी बात है, फिर यहां आके समय खराब मत करो। क्लासरूम खाली रहता है उस समय जब आप आते हो, पहला बैच तो जा चुका होता है, तो उस समय आकर आप बैठ के पढ़ाई करो। 10 मिनट 15 मिनट एक बार एटलीस्ट सरसरी नजर से भी देखोगे तो कुछ तो दिमाग में जाएगा। हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं 5 बजे, भावेश ध्यान से सुन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम गेट पे खड़े रहते हैं। जैसे ही यहां +1 की क्लास छूटती है तो हम गेट खोलते हैं सबसे पहले, +1 वाले बच्चों के लिए कि तुम जाओ मैं आ गया हूं, ठीक। उसके बाद फिर हम यहां आके क्लास में बैठते हैं, पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं होता। फिर हम अपना पड़ोसी, विनय ध्यान से सुन बेटे, हमारा पड़ोसी मोबाइल में बिजी होता है और हम उसको कहते हैं थोड़ा सा इधर कर, क्या देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है बढ़िया, थोड़ा और आगे स्लाइड कर, अगली शॉर्ट चला अनंत है भाई, अनंत है। ये जो तुम इंस्टा पे टाइम पास करते हो ना बेटे, इससे तुम फिजिक्स में पास नहीं होगे। इसलिए ये ध्यान रखो। ये कैमरा क्या करेगा, यहां में बैठा रहता हूं, तू तो बोल ही मत, तू तो बोल ही मत। ये तो वो प्राणी है जिसने आज तक का इतिहास है, वो मेरे को कभी याद नहीं आता कि कभी नोटबुक ला के दिखाई होगी जी ये नोटबुक है, इसमें मैंने असाइनमेंट किया है। कभी भी नोटबुक, हाँ कल लेके तो आया था, कभी भी जैसे सवाल दिए 100 करने को तो 5 करेगा किताब में, बाकी जी मम्मी ने कहा था दूसरी नोटबुक करने इसलिए अरे यार 5 इसमें, बाकी के दूसरे में, हाँ जी दूसरे में, और फिर एक लाइन और आएगी जी विश्वास नहीं तो घर जाते PDF बना के भेज दो। और आज तक कोई PDF नहीं आई है मेरे पास, और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे विश्वास है कि मत भेजना, मैंने कहा बेटे भेजना,
लेकिन आज तक का इतिहास है एक बार भी पीडीएफ नहीं आई है, क्योंकि हो तो आई तो बेटे तू तो बोल ही मत, ठीक है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट समझो, हाँ आज भेजेगा अभी पुरानी नोटबुक खरीदेगा पहले भरी हुई किसी से फिजिक्स की और फिर पीडीएफ भेजता रहेगा, बताओ जी कब भेजनी है। बेटे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमारे पास अब जो समय है ना उसका सही तरीके से यूज हमें अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का मौका देगा, और उसका सही यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटे जो आप डिजर्व करते हो उससे कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस मैच नहीं करेगी। इसलिए देखो मैं कह रहा हूं इंटरनल एग्जाम्स आएंगे, लेकिन भाई आप यहां पे आ रहे हो तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप घर जाके जो मैं करा रहा हूं उसको जरूर पढ़ो। ऐसी भी संभावना है कि हमने नोट्स ही नहीं बना रखे हो, हालांकि मैंने पूरा जोर दिया, लेकिन हम तो गोलीबाज एक नंबर के जी, वहां पर बैठे बैठे दिखाई कोई देता है नोट्स बना रहे हैं या इंस्टा खेल रहे हैं या चैटिंग में बिजी हो रहे हैं, पूरी बात कोई पता चलती है। तो जी नोट्स पूरे तो बने नहीं, भाई नहीं बने ना तो हाथ पैर जोड़ लो, नागिन डांस की जरूरत पड़े तो नागिन डांस करो, लेकिन उस स्टूडेंट से नोटबुक मांग लो जिसके नोट्स पूरे हैं और उसकी फोटो कॉपी करा के उसको वापस भी कर दो, ठीक है। जल्दी करो ये काम, इस काम को पेंडिंग में मत रखो। जिसके भी नोट्स पूरे हैं, हो सकता है उसकी राइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं है, समझ में आए ऐसी राइटिंग वाली नोटबुक लेना और उसके नोट्स जल्दी से जल्दी। ये नहीं है कि तू घर जाके ना तू मेरे को फोटो खींच के भेज देना, वाह उसका यही काम रह गया है कि वो तेरी पीडीएफ बना के भेजेगा और फिर भी तेरे को पढ़ना नहीं है। अल्टीमेटली तू मोबाइल लेगा पीडीएफ देखने के बहाने और फिर खेलना तेरे को इंस्टा ही है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना समय यूज कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो बेटे आने वाला समय बड़ा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। अब मैं छाती ठोक के ये नहीं कह सकता कि ये तो 3 नंबर में आएगा ही, मैं आपको 20 सवाल ये नहीं बता सकता कि इनमें से 30 नंबर तो आएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये वास्तव में बालू है। अब बेटे ऑब्जेक्टिव पेपर है, हालांकि मैं अपनी तरफ से सुन ले बेटे, हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको लिसन सारे कंसेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा, लेकिन बेटे क्लास में समझोगे, घर जाके रिवाइज करोगे तभी वो आपके दिमाग में रुकेंगे। इसलिए सब लोग सही तरीके से पढ़ाई करना इन 10 दिनों में, ठीक है बेटे। तो अक्सर आप लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिनके ज्यादा पेपर चलने वाले हैं कि वो सही, आप आधा घंटा फिक्स कर लो बेशक से कि मैं आधा घंटा तो रोज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, लेकिन उसको फिर पूरा करना है। ये नहीं है कि जी कल तो मेरा म्यूजिक का पेपर है जी, आज तो कैसे पढ़ूं, म्यूजिक के तो नोट्स ही आज मिले जी मेरे को, आज तो पूरी रात म्यूजिक ही घोटना है मेरे को। रहने दे बेटे रहने दे, इसमें म्यूजिक में एक आधा नंबर कम आ गया चलेगा, फिजिक्स में आ गया तो दिक्कत हो गई, ठीक है। तो जवानों, प्यारे जवानों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं। अच्छा नाम में ही आ रहा है स्टैटिक्स, और पता भी है क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी पहली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये तो अपनी रिवीजन क्लास है। तो आप सबको मालूम है कि इस चैप्टर में चार्जेज एट रेस्ट की चर्चा होती है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो भी सीख जाओगे यहीं साथ साथ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये मत ले लेना, पहले बताया था मैंने आपको कि पता चले लॉन्ग नोट्स को ही शॉर्ट अक्षरों में लिख दिया, छोटे छोटे अक्षरों में, कति माड़े माड़े अक्षरों में लिख दिया है कि लेंस की हेल्प से देखने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ताकि हमें समझ में आए। जैसे चित्र यूज कर लिया, जैसे चार्ज क्या है इसको शॉर्ट में लिख लिया, उसके टाइप्स हैं उसको शॉर्ट में लिख लिया, मैं करके बताऊंगा आपको समझ में आएगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शॉर्ट नोट्स में शामिल करें। मैं जो लिख रहा हूं आप इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन समझाते समय कोई नहीं लिखेगा, बाद में भी कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि सबके पास नोट्स बने हुए हैं। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, यदि आप घर पे शॉर्ट नोट्स बनाए तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। प्लीज डायरेक्ट कॉपी मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स तभी फायदेमंद है जब आप लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने साथ साथ ज्ञान बूस्टर टारगेट कर लो कि एटलीस्ट ज्ञान बूस्टर सोल्व करनी है, क्योंकि ज्ञान बूस्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम है और उसमें सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। वो होने के बाद आप दूसरा कुछ भी रिवाइज करें और बुक करें, अच्छा है, ठीक है। एक असाइनमेंट मिल जाएगा, आज सबको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है वो मिल जाएगा, जाते समय ले लेना। तो वो असाइनमेंट भी कल करके लाना है। प्यारे जवानों, चार्ज क्या था शुरू करते हैं।
चार्ज क्या था आप सबको मालूम होगा? चार्ज क्या था भाई साहब, जल्दी बोलो यार। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसकी थी बेटे? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। प्यारे जवानों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। इंट्रिंसिक का मतलब है जिसको हम ना बदल सके। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अभी चार्ज नहीं है तो हम इस पर चार्ज दे सकते हैं। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, थोड़ी देर बाद नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो इस पर जो चार्ज है उसका नेचर फिक्स नहीं है, इस पर इवन चार्ज भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये इसके इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास जो है उनकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम बदल नहीं पाएंगे। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लाइक एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इंट्रिंसिक वर्ड समझ में आ गया होगा। यह उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किनकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। प्यारे जवानों, इसी प्रॉपर्टी के कारण डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो चार्ज इज द कॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द बॉडीज। लेकिन कौन से फोर्स का कॉज है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज नहीं है। इट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन है कॉज? चार्ज, मतलब चार्ज इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये छोटी छोटी बातें ऐसे शॉर्ट में लिख लेनी है। अब बात आती है चार्ज की टाइप्स की। चार्ज कितने तरह का होता है बेटे? दो। एक तरह के चार्ज को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। आप कहोगे जी पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया? अरे भाई नाम रखा हुआ, नेचर है। अब नाम पॉजिटिव रख दिया, इसकी जगह कुछ और भी रख सकते थे, राम, गोपाल, श्याम, कुछ भी रख सकते थे, है ना। लेकिन अब यहां पर पॉजिटिव रखा हुआ है, पॉजिटिव रख लिया हमने। दूसरा टाइप का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। जो बाई कन्वेंशन, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है बेटे वो कैसा है? नेगेटिव। और जो प्रोटॉन पर है वो बेटे कैसा है? पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो बेटे। अब बात आती है कि ठीक है जी, चार्ज हमें समझ में आ गया। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसको नापने के लिए किस यूनिट का सहारा लेंगे? तो हम इसकी यूनिट्स की यदि बात करें तो प्यारे जवानों जल्दी से बताऊं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। बेटे कूलम में आप समझना, जब पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल में आएगा और एक अक्षर लिखोगे तो क्या आएगा? बड़ा। ये एक यूनिट लिखने का एक तरीका बना रखा हमने, ठीक है। तो जब बड़ा सी लिखोगे तो बड़ा लिखोगे, अदरवाइज कूलम लिखोगे तो कंप्लीट लिखोगे। और बेटे सीजीएस यूनिट हम यहां पर दो अलग अलग लेते थे, याद करो। एक होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसका नाम हम क्या रखते थे? स्टैट कूलम, ठीक है। और दूसरी होती थी बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसका नाम हम लिखते थे एब्सोल्यूट कूलम, जिसको हम शॉर्ट में एबीसी भी लिख सकते थे। कूलम और एब्सोल्यूट कूलम के बीच का रिश्ता भी था, याद होगा आप सबको। एक कूलम में कितने एब्सोल्यूट कूलम होते थे? 3 गुणा 10 की पावर, भाई मान गए भाई, मौज होगी भाई। 3 गुणा 10 की पावर 9 प्लस का 9। जंगली इंसानों हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, माइनस का 9 प्लस का 10, कुछ भी ऐसे जापट जापट लगाऊंगा मैं तेरे, कुट जाएगा। तो बेटे एक कूलम में इतने स्टैट कूलम होते हैं, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? कूलम, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक एबी कूलम बड़ा है, इसमें कितने कूलम होते हैं? 10। इनके अलावा भी एक यूनिट और होती है चार्ज की, और महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम से, किसके नाम से है? माइकल एल फैराडे, देख लो। अरे माइकल फैराडे है, तो महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम से एक यूनिट है, और उस यूनिट का नाम क्या है? फैराडे। फैराड नहीं है, फैराडे। फैराड तो कैपेसिटेंस में आएगा, ठीक है। तो फैराडे है, फैराडी नहीं है। तो मैं तुम्हारा नाम कोई पूछा है मैंने? अरे तेरा नाम कोई पूछा है मैंने? नकली इंसान। बेटे एक फैराडे, अकेला फैराडे 96,500 कूलम, लगभग इसके बराबर है। कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, लगभग नहीं, इसी के बराबर है मतलब। और ये लगभग चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नियरली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, सवाल आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन इसका जो नेचर है वो कैसा है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो भी कैसा है?
एग्जैक्टली इतना ही है, सेम एग्जैक्टली इतना ही है, लेकिन नेचर कैसा है? पॉजिटिव। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा कि प्रोटॉन का, तो प्रशांत किसका ज्यादा होगा बेटे? क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्रोटॉन का, इसका मतलब प्रोटॉन का। बेटे यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव इनकी वैल्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये नेचर के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है या प्रोटॉन का ज्यादा है, तो फालतू की बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लस या माइनस वाली जो बात है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नेचर के साथ। तो इसको मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर मत करिए, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं +2 और -1 में ज्यादा कौन? +2 ही ज्यादा है। लेकिन +2 और -5 में -5 ही ज्यादा है। बस वो नेचर जो है ना उसका नेगेटिव टाइप का है, लेकिन ज्यादा वही होगा, ठीक है बेटे? +2 ज्यादा है ना? यही समझा रहा था मैं। क्लियर है? अब सवाल आता है कि ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी यूनिट होती है क्या? हाँ, यूनिट तो हो गई ना, लेकिन स्केलर या वेक्टर का लफड़ा तो डायरेक्शन से है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, इसकी कोई डायमेंशन होती है क्या? नहीं, इसकी कोई डायमेंशन अरे होती है कि नहीं? इसकी कोई डायमेंशन होती है। आप यदि भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा कहीं ना कहीं से बरसी होगी और 10वीं पास करी होगी तुमने, तो एक चीज जरूर देखी होगी, करंट इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू आया होगा I इंटू डेल्टा टी, और I की जो डायमेंशन है वो आती है A और टाइम की T, तो A1 T1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है चार्ज का। किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे? बेटे सच्ची बता दो बेटे, पक्की बात है? श्योर? प्यारे जवानों बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। ये जो बकरियां चराने वाले लोग आते हैं, ये जो धुन निकालते हैं ना, वास्तव में बड़ी सुरीली। अरे बंद क्यों हो गए? कंटिन्यू। वाह, बकरियों के शहंशाह बेटे। तो वही है। तो प्यारे जवानों, अब जो बात आ रही है वो बड़ी प्यारी सी बात है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, बेटे ध्यान से सुनना, जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो वो किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा। यार ये क्या था? ये तो गजब का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, क्या इसको अब तक ये नहीं पता चला कि क्या है? कह रहा ओ मैं तो डर गई। वास्तव में धोखा हुआ है इसके साथ। तो बेटे चलो, यहां पर गलती करेंगे कुछ लोग। whenever अरे मजाक था इतनी देर का, वैसे आवाज हो इधर। whenever any body gets चार्ज, जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आएगा, इसका मतलब बॉडी विल आइदर लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस से छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो हम कब करेंगे? सेकंड सेमेस्टर में। मॉडर्न फिजिक्स उसी में है ना? तो मॉडर्न फिजिक्स में इस बात की चर्चा होगी। उससे पहले कोई कुछ भी करे, कोई कितनी भी रिक्वेस्ट करे, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मैं ना आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? यस और नो? प्यारे जवानों लिसन बेटे। अब बेटे यहां पर ना बड़ी सिंपल बातें आती हैं। जैसे पहली बात क्या आएगी, हमारे पास ये एक एटम है, मैंने बोला एटम, और ये भाई साहब एटम है मान लो न्यूट्रल। तो बेटे मुझे बताओ, जैसे ये सिंबल होता है ना इसका ए जेड, तो ये जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रल है इसलिए इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है इस वजह से।
ठीक है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, लेकिन इतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है। सवाल ये है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जैसे मान लो किसी के अंदर बेटे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? 10 मतलब 10 है और 10 ही छोड़ देगा। गधोस इंसान। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बेटे, बिल्कुल वो 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। केमिस्ट्री मत बीच में ले आना। अजी क्या बात कर रहे हो, 10 के 10 कैसे बात कर भाई? निकल सकते हैं, 10 है ना, निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तो आपके हिसाब से तो हीलियम वाला तो ये तो इनर्ट गैस वाला पार्ट है ना, इनर्ट गैस है, हैं? अच्छा, तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो केमिस्ट्री वाली बात है, केमिस्ट्री में लगाना। अजी ये तो हीलियम है साहब, ये तो आज तक इसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया है। एक नंबर का कंजूस है ना, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है लूज कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब सवाल आता है, मान लो बेटे कोई एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है? तो बताओ इसमें कौन ज्यादा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन क्या हो गए ज्यादा, P4 पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होंगे ज्यादा। इसका मतलब प्रोटॉन ले लिए होंगे, यस नो? इसका मतलब प्रोटॉन ले गया, उसने प्रोटॉन, बल्कि उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। अब मान लो किसी के ऊपर क्या है बेटे, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इसका प्रोटॉन क्या है, काम किससे बेटे, इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए है कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन ही लिए, ऐसा नहीं अजीत साहब ऐसा है इसलिए 2-3 प्रोटॉन छोड़ दिए होंगे ना, ये प्रोटॉन का चेंज यहां पर पॉसिबल नहीं है। ये बात भेजम फिट बता लेना। ये बात जो एटम्स के लिए थी वही बात हम बॉडीज के लिए भी कह सकते हैं। यदि हमारी कोई बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके अंदर ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए होंगे, ध्यान रखना वहां पर भी प्रोटॉन नहीं लेंगे। मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी इसलिए आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो लूज कर रहे हैं या तो गेन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा या कम हो रही है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन की जो संख्या है वो एज सच उतनी की उतनी है। क्या किसी को दिक्कत है? अरे यस नो। अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल यहां पर आएगा, और सवाल क्या है प्यारे जवानों, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों है पॉइंट। क्या बोला मैंने? पॉइंट। क्या बेटे? पॉइंट। कैसा बेटे? पॉइंट। कैसे चार्जेज है बेटे? पॉइंट। पॉइंट चार्जेज का मतलब है जिनके डायमेंशंस नहीं है, जिनके डायमेंशंस ना के बराबर हैं। ऐसे चार्जेस यदि दोनों एक जैसे हैं, माना कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? रिपेल। पॉइंट चार्जेज है, ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? रिपेल। क्या हमेशा रिपेल करेंगे? हाँ हमेशा, हाँ हमेशा, हाँ बिल्कुल कोई चांस नहीं, हाँ हमेशा ही रिपेल करेंगे, हाँ। अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। और नेगेटिव नेगेटिव, समझने की कोशिश करो यार, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? पक्का? चलो भाई तुम कह रहे हो तो मान लेते क्योंकि ये भी सेम है, इसलिए क्या करेंगे? रिपेल। ध्यान रखना ऑलवेज, क्या बेटे? रॉडवेज नहीं, ऑलवेज। तो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट, क्या हमेशा? हमेशा। यस यस यस, ऑलवेज। अच्छा चलो मूड चेंज। पॉइंट बॉडीज, पॉइंट चार्जेस नहीं है हमारे पास, एक्सटेंडेड बॉडीज हैं। अब सवाल आता है, यही केस लेता हूं मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? पानी ले लो बेटे, पानी पी लिया बेटे, ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, बेटे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? अच्छा बस एक केस बता दो जब ये, क्या कह रहे बेटे?
ओके ओके, इंडक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो उसके कारण क्या होता है फिर इंडक्शन के कारण? वाह, इस बात के लिए एक दो नहीं 15-20 नोबेल प्राइज मिलेंगे कि इंडक्शन में रिपल्सन भी होती है। नई इन्वेंशन है तो। इंडक्शन में रिपल्सन तो आप ही ने बताया बहन जी, आज से पहले नहीं हुई थी। आदमी नींद में कुछ भी बोल देता है। और बेटे इस बात के लिए नोबेल प्राइज नहीं तो कम से कम 9 बकरी प्राइज तो मिल ही जाएगा। इतनी छोटी भी इन्वेंशन नहीं है भाई। तो बेटे ये प्लस और ये माइनस, बेटे ध्यान रखना अपोजिट चार्जेज है। बेटे अपोजिट चार्जेज है तो अट्रैक्ट ही करेंगे, चाहे पॉइंट बॉडीज है चाहे एक्सटेंडेड बॉडीज है। बेटे पता है आपको ये एसेरेशन रीजन में आएगा और फिर हमारे तोते उड़ेंगे, फिर हमारे तोते उड़ेंगे। अच्छा ये मैंने कहते इसलिए नहीं आएगा भाई, मजा आ गया। बालू इधर देख, अब बेटे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे क्या? हाँ, लेकिन क्या ऑलवेज रिपेल करेंगे? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जब ऑलवेज लग गया तो। हाँ, जनरली पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ही करेंगे। एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव रिपेल ही करेंगे, मोस्टली यही करते हैं। लेकिन वो कहे ऑलवेज रिपेल, गलत। लेकिन ये क्या है? ऑलवेज टरो। ये क्या है? ऑलवेज, गलत। नहीं आया समझ में? मतलब यहां पॉइंट बॉडीज हैं तो ऑलवेज रिपेल होना सही है। देखो ये तो ऑलवेज दोनों में सही था। क्या कह रही है बोलू? हाँ बेटे गोलिया क्या कह रहा है तो? बेटे नहीं, पहले सीरियसली ना इस पर एसेरेशन रीजन बन के आ जाएगा, फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए सब लोग हंसते खेलते थोड़ा कंसेप्ट सीख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बेटे जब पॉइंट बॉडीज होती है ना, पॉइंट बॉडीज जब तो हमेशा एक जैसे चार्ज है तो रिपेल ही करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब पॉइंट बॉडीज नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडीज है, उस समय जब अट्रैक्शन का मामला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलवेज अट्रैक्शन होगी। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन यदि सेम चार्जेज हैं और वो कहता है ऑलवेज रिपल्सन होगी तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखना है। इसका कारण होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? ये थोड़ी ही देर में हम लोग देख लेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? अरे यस नो, पक्की बात है। अब प्यारे जवानों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जल्दी बोलो बेटे। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज किसको फॉलो करेगा? कैसा होगा चार्ज? एडिटिव। एडिटिव का मतलब है 2 कूलम और -3 क्या आएगा? -1। 4 कूलम और 6 कूलम क्या आएगा? 10 कूलम। नहीं आया, सुधर जा बेटे, तेरे को मैं सही बता रहा हूं, सुधर जा। तेरे से सब बड़े हैं, एक एक लगाएंगे तो देख क्या होगा तेरा। तू सोच बेटे, तू सोच, पंगे मत ले। मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, फिर कहेगा जी बचा लो। मैं सच कह रहा हूं बेटे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव। ध्यान रखना है, स्केलर है चार्ज, इसलिए नॉर्मल जुड़ेगा, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशन आप लोग करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ, कंजर्वेशन। आपकी फेवरेट प्रॉपर्टी क्या है बेटे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बेटे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यहां पर एक जोलमोल है, एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में। टोटल चार्ज कांस्टेंट है भाई, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। मतलब ये अपना रूम है, अभी इसमें कोई चार्ज बॉडी नहीं है, मान लो। थोड़ी देर बाद हमने इस बॉडी के साथ इस बॉडी को फ्रिक्शन करवाया, एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एक ने ले लिए, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ गया। तो इस सिस्टम के अंदर ओवरऑल तो अब भी टोटल चार्ज पहले जितना ही है। 0 चार्ज था, अब भी 0 ही है, लेकिन पहले कोई चार्ज बॉडी नहीं थी, अब 2 चार्ज बॉडीज है। तो नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज कांस्टेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। देखो घुमा सकता है एग्जामिनर, कंफ्यूज कर सकता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेटे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये छोटी मोटी बातें जरूर आएंगे पेपर में।
इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं जरूर यूज होंगी। आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इसलिए क्लास में तो समझना ही है, घर जाके भी रिवाइज करना है तसल्ली से। तो प्यारे जवानों, यहां पर क्या लिखना है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, लिख भी रहा हूं अलग से मैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और इवन चार्ज बॉडीज दोनों ये मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं मे चेंज, ये चेंज हो सकता है। आपको कुछ पार्टिकल्स की संख्या तो चेंज नहीं होनी चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो तो उतने ही होंगे, तो पार्टिकल तो कहां बदले? बोलू, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है तो गामा रेडिएशंस का जन्म होता है। तो भाई पहले तो गामा रेडिएशंस नहीं थी, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टकराया, दोनों मिल गए तो गामा रेडिएशंस आ गए। ये रिएक्शंस जो है हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, अभी हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे जवानों, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर एक घटना हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, कोई न्यूट्रॉन टुकड़ों में टूट गया, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, उसके साथ कुछ और पार्टिकल्स भी निकले। आप कहोगे जी ये कैसे हो गया? होता है बेटे, मॉडर्न फिजिक्स में जानेंगे ना। तो पहले न्यूट्रॉन तो अकेला था, उस पर तो कोई वो चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 0 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 2। टोटल चार्ज हालांकि अब भी 0 ही है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स तो 2 आ गए, न्यूट्रॉन टूट गया जब। अरे यस नो, तो आप याद रखना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है उनकी संख्या क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या? ना। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर होगा मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? अरे यस नो, पक्की बात, कोई डाउट तो नहीं है? अगली प्रॉपर्टी जल्दी से बताएंगे आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो चार्ज कैसे आएगा? इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो चार्ज आएगा क्या? आएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, वो कितने निकलेंगे? हमेशा कितने भी निकल सकते हैं, लेकिन वो निकलेंगे हमेशा किसी एक नेचुरल नंबर में। कभी ऐसे नहीं निकलेंगे, कभी ऐसे नहीं निकलेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया जी, गला गला फंसा हुआ है, पूछ तो आए ऐसा होगा क्या? हेलो, ऐसा होगा क्या? ना, ऐसा नहीं होगा। वैसे तुम्हें लगता नहीं कि जी इलेक्ट्रॉन देखो, क्या पता है ओ भाई हेलो, ये इलेक्ट्रॉन की शक्ल नहीं है, ये सिंबल है सिर्फ। कभी सोच रहे इलेक्ट्रॉन तो जी ऐसा होता? मैंने देखा जी कल रोड पे जा रहे थे ओ प्रभु हेलो, जागो जागो, नींद से जागो, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है, उसकी शक्ल नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हो ओह आज ही पता चला इतने दिन से मैं इसको ढूंढ, तभी मैं असली इलेक्ट्रॉन ढूंढ नहीं पाया तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। अब जरा सोचिए, किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितने निकलेंगे? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं? भाई साहब निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, 5 में कोई दिक्कत नहीं है। 10 निकल सकते हैं, हाँ। 10 लाख, हाँ। 10 करोड़, हाँ। 20 करोड़, हाँ। 40 करोड़, अरे है तो निकलेंगे ना भाई, दिक्कत क्या हो रही है? मतलब 40 करोड़ भी निकल जाएंगे जी, हाँ निकलेंगे बेटे। नहीं आया भाई समझ में? लेकिन कभी भी डेसिमल में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे बताओ 1.1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? ना। 2. नो, 4. नो, 5.3 नो, 6.0 अब भी मना कर रहे। अरे 6.0 तो 6 है, ध्यान ही नहीं है। ये गीतों में जाते हैं भाई, इनको लय से मतलब है। अभी ना चल रहा था तो ना, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कंसेप्ट क्या है क्या नहीं। नो, हमारा सुर नहीं टूटना चाहिए कंसेप्ट की बलि हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे तेरे को पहले बोला था मैंने तो गलत फंस गया बेटे। तो प्यारे जवानों, यहां पर गलती होती है। भावेश किस गलती होगी बेटे? अरे जंगली इंसान, कितनी बार तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर होगा कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। या नहीं हो गलती? चलो बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा वो कितना आएगा?
बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यदि हम ई लिख दें तो इसका 1 गुना आएगा या 2 गुना आएगा या 3 गुना आएगा, 4 गुना आएगा। अरे ऐसे तो आएगा। कुल मिलाकर यहां कोई पॉजिटिव इंटीजर लिख दे, यस नो, मतलब इंटीग्रल टाइप आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे जी नेगेटिव में भी तो आ सकता। अरे भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव तो लॉस या गेन के हिसाब से आना है, वो तो आप समझ जाओगे। कुल मिलाकर मुझे ये बता दो यहां पर जो कलेश होता है वो क्या होता है। सुनना बेटे ध्यान से, ये जो Q है ये किस पे चार्ज होता है, बॉडी पर। क्या इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू कभी डेसिमल में हो सकती है क्या? सही है बेटे, सही है, नहीं हो सकती। मतलब कभी भी ये चार्ज नहीं आ सकता 0.16 कूलम। नहीं, इसको जगाओ ना नींद से, जंगली इंसान। ऐसे अब यही तो कलेश है। अभी तो पता था जी मेरे को ये जो है ना बेटे Q, ये कैसा भी हो सकता है। ये फ्रैक्शन में हो सकता है कि हाँ ये डेसिमल, अरे हाँ भाई हाँ, ये इंटीजर में, अरे हाँ हो सकता है। लेकिन हाँ बेटे निशु, बेटे ये n क्या ये डेसिमल में हो सकता है? हो सकता है, शाबाश। क्यों बेटे, कब हो सकता है? 3 से 4 बजे। वाह गजब, वास्तव में बेटे कौन सी दुनिया में हो? अरे n की वैल्यू, भाई ऐसा है, इनको जगाओ यार बेटे, तो बता यार ये n के बारे में क्या विचार है? n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। अरे बोलने दो इसको नहीं मालूम, ये लेंथ वॉल्यूम जो मर्जी आएगा बोल देगा। जाग बेटे जाग, ठीक है बेटे। n जो है, भावेश वैसे सही कह रहा था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांसफर होने वाला है बेटे। क्योंकि नंबर है इसलिए ये कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा किस में होगा? इंटीजर नंबर में। बल्कि नेचुरल नंबर कहते तो ठीक है, बढ़िया है ना, कि 1 जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 जाएगा, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे, अभी बता देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। तुम कह रहे हो समझ में आ गई, चलो कोई बात नहीं। अनिकेत कैसा है बेटे? बढ़िया है बेटे, शाबाश बेटे। एक बॉडी के ऊपर चार्ज है और चार्ज जो है वो है बेटे 0.16 कूलम। पॉसिबल है ना? दोनों बोल गए। बड़ा सातिर आदमी है। वास्तव में कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं? देखो बेटे सुन लो ध्यान से, सीरियसली सुनो, आ सकते हैं ऐसे सवाल बेटे। देखो यार एक चीज समझो, 55 सवाल आएंगे, 45 अटेम्प्ट करने हैं फिजिक्स में। गोलू बेटे इन 55 सवालों में से मान के चलो 20 सवाल जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक्स, इन छोटी मोटी बातों पर ही होंगे। नहीं आया देने की जगह कोई और आएगा। अच्छा तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सुनो, पता है करना क्या है बेटे? बेटे करना क्या है, यदि हमें बेटे हेलो, जब हमें चेक करना हो कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए बेटे हम क्या करेंगे, इस चार्ज को Q के बराबर रखेंगे और Q की वैल्यू होगी बेटे N इंटू E। बेटे E क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। जब इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे, Q की जगह ये रखोगे, यदि N इंटीजर में आ गया तो पॉसिबल है, नहीं आया पॉसिबल नहीं है। चलो शांत हो जाएंगे, एक ही सवाल पूछूंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इस मोहल्ले से P से किस किस का नाम है? P से इस लाइन में किसी का नहीं है, इस लाइन में यस बेटे। क्या कह रहे हैं?
अच्छा पी फॉर पिताजी, वाह बेटे पीयूष, अरे शांत रहो यार, शांत रहो। पॉसिबल है, यही बात पॉसिबल है, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अभी तरीका बताया मैंने, लेकिन हम उस तरीका को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम उस तरीके को फॉलो करें हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। इस छोटे से सवाल को हम न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करें, हम यही गलती होती है। और तुम क्या सोच रहे हो यहां कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम? Q इक्वल टू N इंटू ई करना है। Q की वैल्यू ये रखनी है, E की वैल्यू ये रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और N निकालना है। और भाई साहब हवा में सोल्व कर रहे हैं ना, करो ना बेटे, हवा में करो। नहीं हवा में करना बेटे, जंगली इंसान। यहां पर आप चेक करोगे तो N की वैल्यू डेसिमल में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, तो डेसिमल में आई है, प्रॉपर एक इंटीजर नंबर नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं आया समझ में? जल्दी बता दो। चार्ज जो है वो स्पीड के साथ वेरिएशन करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ बेटे? बेटे मैं 3-4 बार देख चुका हूं बेटे यस और बेटे साहिल, दोनों को ऐसी कुटबिंजा बनाऊंगा मैं। समझ रहा तू? समझ रहा है? मैं बता रहा हूं बेटे, हरकतें ठीक नहीं है तेरी। चल बता, मास वेरिएंट है क्या? बता कैसे? m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेटे समझना, मास जो है ना, मास ये स्पीड के साथ बदलता है, लेकिन ये नहीं है कि जी मैं तो दौड़ रहा था, मैं तो उतना ही था जी, मेरे को फील ही नहीं हुआ, फिर अचानक एक दूसरा कर। ना जी क्या बात कर रहे हो, आज मैं साइकिल चला रहा था, मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं थोड़ा भारी हो गया हूं, फिर मैंने साइकिल थोड़ा धीरे चलाई, तब थोड़ा फीलिंग आई कि ओके नाउ आई एम ओके। ऐसा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में कुछ होती है। अच्छा लाइट की स्पीड कितनी का है? 330 मीटर। भाई सेम ऐसे ही कुत्ते रोते हैं बेटा। सेम ऐसे ही। है? अब ये तो कुत्तों से पूछो जाके, इससे पूछ लेंगे कि थोड़ी बहुत बात तो बता ही देगा। बेटे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये होती है भाई। कभी 330 चेप मारो, इसका मतलब पता है कितनी का है? बहन जी कितनी का है? वाह, अरे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे। पर सेकंड बोला, आर नहीं, ओके पर सेकंड, तो पर सेकंड बोलेंगे तो ये बन जाएगा 5, 3 और फिर 0 5, 3 लाख आएगा। बोलो 1 सेकंड में 3 लाख, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे 1 सेकंड में कितने? 3 लाख किलोमीटर। समझ रहे हो तुम लोग? इतनी तेज लाइट चलती है। और हम तो कहां चलते हैं साहब, हम तो 1 सेकंड में तो मूड बनाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बेटे, बहुत अंतर है। इसलिए रियल लाइफ में मास में वेरिएशन हमें नोटिस नहीं आता, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो मास है बेटे वो बदलता है रे। क्या करता है बेटे? बदलता है रे। क्या करता है? बदलता है। लेकिन चार्ज नहीं बदलता है, चार्ज उतना ही रहेगा। कोई बॉडी पर चार्ज नहीं था, दौड़ने लग जाए, चार्ज आएगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं आएगा। ना नहीं आएगा जी। हल्का फुल्का लिटिल नहीं आएगा, मासो भी नहीं आएगी ना। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो मास है वो बढ़ता है कि घटता है? कुछ भी नहीं करता मास। ऐसे लपड़ लगाऊंगा मैं। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में है, तो मास जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मास बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। देख लेते हैं, घबराओ मत। तगड़े तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है ना, माशाल्लाह तगड़ा है भाई, सीरियसली। मतलब वास्तव में ना गजब की बात है बेटे। मान लो v/c की वैल्यू 3/4 थी, 1/4 थी शुरू में। अब आप कहोगे जी ये कैसे हो गया?
अरे भोलू, इसकी कुछ स्पीड रही होगी, जब इसका दोनों का वैल्यू पुट करी, रेशियो निकाला तो 1/4 आ गया। तो 1 में से 1/4 आएगा तो क्या बचेगा? 3/4। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी? m0 अपॉन √3/4। यह है पहली केस। फिर थोड़ी देर बाद मान लो कि ये जो 1/4 था ना, ये हो गया 1/2। तो बताओ बेटे, 1/4 के बाद 1/2 हो गया, तो बढ़ा की घटा? 4 था पहले, फिर 2 हो गया, 1/4 फिर 1/2। कैसी बात कर रहे हो बेटे? ये 1/4 था, फिर 1/2, ये 4 था, फिर 2 हो गया, तो बढ़ा है घटा? चलो, अब आप कह रहे हो, अब भव्या ने बोल दिया एक बार, तो बोल दिया ना कि भाई बढ़ गया तो बढ़ गया। तो भाई ये रेशियो बढ़ गया, सुनना ध्यान से, तो इसमें से घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो अब नया जो मास आएगा वो कितना आएगा? √1/2 आएगा नीचे। ये वैल्यू बढ़ी है कि ये तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये मास कम था, ये मास ज्यादा है। इसका मतलब स्पीड बढ़ती है ना डिम्पी बेटे, स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ता है और चार्ज भी बढ़ता है। ऐसे लपड़ लगाऊंगा मैं? नहीं, मन में तो बढ़ता ही बोला था हमने। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस नो? तो चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये थी चार्ज से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज। अब 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है, बड़े 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 ऐसा है, ऐसा है। एक सवाल और फिर आप जा सकते हैं, और वो सवाल भी मैं किससे पूछूं, आप ही बता दो। चलो बेटे, यस यस ने बोला है सबसे पहले, तो यस से पूछेंगे। हाँ बेटे, यस। सवाल क्या है सुन लेना ध्यान से। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज ऑप्शन ए 1 कूलम, ऑप्शन बी 1 स्टैट कूलम, ऑप्शन 3 इस 1 स्टैट कूलम को 1 ESU कह सकते हैं, इसको 1 EMU कह सकते हैं। चौथा 1 फैराड, जल्दी बोल दे। 1 फैराडे, फैराड नहीं सॉरी, 1 फैराडे, जल्दी बोल दे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, अरे गोलू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है रे? देख रहे हो, हालात ये है, पूरी राम कहानी खत्म कर दी और कह रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन सा? इनमें से कोई नहीं था, ये था स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फिर ये तो पता होना चाहिए ना, कॉमन सेंस होनी चाहिए हमारी। ऑप्शन नहीं था। हाँ भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे कम कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना, ना एक कूलम ना एक स्टैट कूलम। कोई दिक्कत है बेटे? बेटे असाइनमेंट लेकर जाना जिनको नहीं मिला है, बाकी के लोग निकले।